अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो खबर और तज्जिया। मैं सना नकवी, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सौरदी साहब। मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, सबसे पहले बात सीएम केपी के, जो कि कराची में ही मौजूद हैं। हैदराबाद से बड़ी मुश्किल से तंग रास्तों से होते हुए वो कराची तो पहुँच गए हैं, लेकिन जलसे के हवाले से कुछ अभी शकूक व शुबात ही पाए जा रहे हैं, क्योंकि एक सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी जो बहुत वेलकम कर रही थी सीएम केपी के को, और उसके बाद आनन फानन जलसे की इजाज़त भी दे दी गई। प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी तो खैर अभी भी उनके साथ ही है, लेकिन अभी कुछ शिकवे और शिकायत सीएम केपी के और उनकी टीम की तरफ से, उनकी क़यादत की तरफ से किए जा रहे हैं। ऐसे में सिंध हुकूमत क्या करने वाली है? जलसा होने जा रहा है या नहीं हो रहा है? बड़ी कन्फ्यूजन है। मतलब साहब, क्या खबरें आप तक पहुंची हैं अभी तक? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज सुबह सीएम केपी और सीएम सिंध की मुलाकात 9:30 बजे तय थी, वो भी नहीं हुई और वो भी मनसूख हो गई। और अब ये मनसूख सीएम सिंध ने की है या सीएम केपी के ने की है, लेकिन मुलाकात मनसूख हो गई। एक सीन था, परसों हम डिस्कस कर रहे थे कि वैस गनी साहब एयरपोर्ट पर मौजूद थे, सिंधी अजरक पहनाई जा रही थी और प्रोटोकॉल चल रहा था शाराए फैसल पर सीएम केपी के साथ साथ सिंध गवर्नमेंट का, और उन्होंने कहा था कि एक वज़ीर हर वक्त सीएम केपी के साथ रहेगा बतौर वज़ीर मेहमानदारी। और बहुत ही एक गुडी सी सिचुएशन हमें पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान नज़र आ रही थी। बल्कि कंपैरेटिव एनालिसिस में ये कहा जा रहा था कि जी मरीम नवाज़ ने तो बड़ी ज़्यादती की है। आप देखें, किया तो सिंध गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल मैच्योरिटी को देखें। उन्होंने जलसे की इजाज़त भी दी है, उन्होंने सिंधी अजरक भी पहनाई है, उन्होंने सारा कुछ किया है। तो इसको सियासी रवादारी कहते हैं। और ये आसफ जरदारी साहब मुफाहमत के बादशाह हैं। आप देखें उन्होंने कितने हालात बदल दिए हैं। और ऐसा लग रहा था जैसे पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान तो एक मोहब्बत के एक नए बाब का आगाज होने जा रहा। तो नहीं हो रहा था, नहीं लग रहा था। मतलब साहब, ये आप जैसे सहाफियों की वजह से गलतफहमी पैदा होती है ना। परसों रात लग रहा था, कल तक फिर भी हालात नॉर्मल से लग रहे थे। जब वो हैदराबाद से रातों रात कुछ बदला है, रातों रात कहीं से क्या कोई प्रेशर आया है या कोई इरादा तब्दील हुआ है? छोटे बच्चे हैं, इनको प्रेशर आया है, मतलब पॉलिटिकल लोग हैं, या वोट बैंक का खतरा हुआ है, क्या हुआ है? मुझे नहीं समझ आई क्या हुआ है, लेकिन रिवर्स गियर लग गया। आप ये कहें कि पीपल्स पार्टी की सारी सियासी रवादारी, उनकी सियासी मफाहमत, उनका पॉलिटिकल मैच्योरिटी, उनका सारा कुछ रिवर्स हो गया और एक यू टर्न हमें कराची और सिंध हुकूमत का नजर आया। और जो लोग बड़े कॉन्फिडेंट थे पहले कि जो लोग जानते हैं हैदराबाद और कराची के दरमियान तो मोटरवे मौजूद है और 2 घंटे का रास्ता है। सीएम केपी के कोई वो क्या कहते हैं, वीरान रास्तों से 9 घंटे में कराची पहुंचे हैं। रास्ते बंद कर दिए गए, उन्हें कराची नहीं आने दिया जा रहा था। कह रहे हैं हैदराबाद से कराची वापसी पर हमारा रास्ता रोका गया, जानबूझकर वीरान रास्तों पर हमें धकेला गया। ये सीएम केपी के कह रहे हैं, और उनके साथ उनकी क़यादत भी ज़ाहिर है मौजूद थी। मैंने देखा सलमान अकरम राजा साहब भी कह रहे थे कि बड़ी जाती है और हमें वीरान रास्तों में, और वो ये वीरान रास्तों में हमारी जान को खतरा था। तो वो मुझे नहीं समझ आई कि हैदराबाद पहुंचने तक तो सुलह थी। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी हुआ, हैदराबाद से वापसी पर हुआ और वो सारा कुछ बदल गया। अब सूरत हाल ये है कि जब वो हैदराबाद से रात 9 घंटे में पहुंचे और उन्होंने सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ ट्वीटें शुरू कर दी और सारी पीटीआई ने एक ऑन स्लॉट जो है सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ शुरू किया कि इन्होंने बड़ी ज्यादती की है। मेरे ख्याल है उसके नतीजे में पहली तो सुबह की मुलाकात कैंसिल हुई जी, जो दोनों सीएम्स की मुलाकात थी। और फिर मुझे लगता है कि हालात बदल गए, वाकयात बदल गए, बागे जिना के हालात भी बदल गए। हाँ। और सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दिया हुआ था, सब कुछ था। हमें गिरफ्तारियां भी नजर आई, हमें फिर सिक्योरिटी भी नजर आई, और हमें पहले जो लग रहा था कि एक बड़ा शानदार और पॉलिटिकली एक बहुत आज़ाद माहौल में जलसा होगा, वो फिर लगा कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन अलामा राजा नासिर अब्बास हो या सुहेल अफरीदी हो या पार्टी की दीगर क़यादत हो, मुसलसल वीडियो पैगामात के जरिए लोगों को मोटिवेट करें कि आप निकलें और आप जलसे में शमूलियत करें। देखें, वो लोगों को तो हर मंगल को अडियाला भी बुलाया जाता है, पर लोग नहीं आते हैं। लोगों को तो सुहेल अफरीदी के इस्तकबाल के लिए कराची एयरपोर्ट भी बुलाया गया था, वो नहीं आए। अब लोगों को आप बुलाते हैं और लोग नहीं आते, वो तो अपनी जगह एक सवाल है। मैंने बहुत चेक किया है, कोई बाग जना में हज़ारों लोग नहीं पहुंच गए आज। ये ठीक है कि पीटीआई ये कह रही है कि हमारे कारकुन पकड़े गए हैं, लेकिन ऐसा भी कोई नहीं है कि अवाम का जम्मे गफीर मज़ार कायद पर पहुंच गया है। रास्ते रोके हैं, रास्ते में रुकावट है। देखिए,
कुछ लोग पहुंचे हैं, कुछ लोग नहीं पहुंचे, कुछ सड़कें बंद करने की तो कोई इतलात नहीं है। फिर सिंध गवर्नमेंट कहती है सड़क पर जलसा नहीं करने देंगे, वो कहते हैं जी सड़क से गुजर कर ही मज़ार कायद जाना है। तो एक जो पीपल्स पार्टी ने गुडविल क्रिएट की थी वो 24 घंटे नहीं चल सकी। यहाँ तो पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी थी वो कोई वेल थॉट आउट नहीं थी, और उनकी स्ट्रेटेजी में उन्होंने उसके कोई खदोखाल या उसके कॉन्सिक्वेंसेस को सामने नहीं रखा हुआ था। यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी बड़ी उनकी शिकायत लगाई पंजाब गवर्नमेंट ने कि हमें एम्बेरस करा दिया है, हम भी वेलकम कर देते, ठीक है ना। तो फिर किसी और जगह से उनको समझाया गया कि भाई रियासत की पॉलिसी कुछ और है, लेकिन आपकी पॉलिसी कुछ और है जो ये बात जो कल मैंने आपके सामने की थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि सिंध गवर्नमेंट कोई छोटे बच्चों की हुकूमत तो नहीं कि उनको फीडर पी के सिखाना पड़ेगा। वो मतलब आप समझे 12-14 साल से सीएम है मुराद अली शाह, पीपल्स पार्टी का, उन्हें सियासत का सारी पार्टियों से ज्यादा पता है। उनको पता होगा कि वो एयरपोर्ट पे जाएंगे तो क्या होगा, उन्हें पता होगा कि अगर वो मज़ार कायद पे जलसे की इजाज़त देंगे तो क्या होगा। कि आपका ख्याल है उन्हें नहीं पता था और उन्होंने इजाज़त दे दी तो उन्हें पता लगा हाय ये क्या हो गया, हमसे तो बड़ी गलती हो गई, हम तो छोटे नन्हे बच्चे थे, हमें पता ही नहीं था, ऐसा नहीं करना था, हमसे बड़ी गलती हो गई। करना कुछ और चाहते थे लेकिन मजबूरी में कर कुछ और गए। अब ये मुझे नहीं पता कि करना चाहते थे, करा दिया गया, लेकिन थे तो देखिए ना एयरपोर्ट पे इतना एक वेलकम था, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की इमेच्योरिटी जरूर सामने आई है। इसको कहते हैं पॉलिटिकल इमेच्योरिटी। कल तक हम उनको बड़ा पॉलिटिकली मैच्योर कह रहे थे। देखिए हम इस तरह भी कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी जो खुद को जमहूरियत की दावेदार समझते हैं ना, कोशिश जरूर की कम से कम। नहीं देखिए कि मार्जिन मिलना चाहिए, एक सूबे का वजीर आला है, उसे रिस्पेक्ट ट्रीट करना चाहिए। वो क्या कहते हैं कि मेरा मतलब है क्या पोजीशन में नहीं है ना, अपना कायम रहते हैं कि जी हमने अब इजाजत दे दी है, हम जलसा होने देंगे। कायम रहते हैं कि हमने अजरक पे ला दी है, कायम रहते तो फिर खुद कहाँ जाते है, कायम रहते तो फिर खुद कहाँ जाते, ये मुझे नहीं पता खुद कहाँ जाते। फिर पहले सोचना चाहिए था, पाकिस्तान में ही रहते हैं ना। मेरा मतलब है कि कोई इम्पोर्टेड गवर्नमेंट तो नहीं है, उनको पता है कि पाकिस्तान की सियासत को रोज शर्जील नाम में हो सकता है कोई हवा में ना उड़ाए। यकदम नासिर शाह साहब भी 9 मई पे पहले नासिर शाह साहब कहते हैं हम खुशामदीद करेंगे, फिर नासिर शाह साहब ने बयानात देने शुरू कर दिए कि पाकिस्तान में तो PTI चलेगी, फिर 9 मई के बयानात देने शुरू कर दिए। अगर मैं देखूं कि पहले तो आप वेलकम के बयानात दे रहे थे, आप हारमनी के बयानात दे रहे थे और आप कह रहे थे कि हम खुशामदीद कहेंगे, और उसके बाद आप जो हैं यकदम आपको 9 मई भी याद आ गया, यकदम आपको PTI भी याद आ गई, यकदम आपको जलसा सड़क पे नहीं करने देंगे, यकदम सब कुछ हो गया। मुझे ये समझ आई है कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जो है वो या तो मेरा मतलब है तजब्जब का शिकार है या बुखला गई है। पहले इजाज़त दे दी, फिर मुकर गए, फिर इजाज़त आप बताएं 3 दिन पहले से बयानात आ रहे हैं कि जलसे की इजाज़त है। हाँ। नासिर शाह साहब तो फिर रिटर्न इजाज़त लेट क्यों की और 6-9 घंटे लेट क्यों दी उनको इजाज़त? फिर वो ये क्यों कह रहे हैं कि हमारे टेंट उठा के ले गए हैं? फिर आप उनको पूरी तरह वेलकम करते हैं, बल्कि आप रास्ते रोक दिए रात में हैदराबाद से कराची के लिए, तो मेरा मतलब रास्ते क्यों बंद किए हैं? तो मुझे समझ नहीं आई कि सिंध की पीपल्स पार्टी की पॉलिसी क्या थी। मुझे समझ आ गई, क्या मुझे समझ आ गई और आपको समझ नहीं आई मुजम्मिल साहब? नहीं, मुझे यकीनन समझ नहीं आई पीपल्स पार्टी बिलावल साहब, ज़रदारी साहब 8 फरवरी के बाद से जो कोशिशें कर रहे हैं वो आपको समझ नहीं आई, वो मुझे समझ आ गई। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो सियासतदान होता है ना, वो दीवार के दूसरी तरफ देख सकता है, उसका विजन होता है। सिंध गवर्नमेंट का क्या विजन था कि हम ये करेंगे तो क्या होगा? मेरा मतलब आप मेरी बात समझे, मेरा ये सवाल है कि ये जो वुज़रा हैं, ये सिंध हुकूमत है, ये कोई छोटे बच्चों की फीडर पीते बच्चों की हुकूमत तो नहीं कि इनको नहीं पता था हम ऐसा करेंगे तो कैसा होगा। जो हमको मार्जिन नहीं देते, ये रोटी को चोची कहते हैं PTI को, ठीक है ना। मतलब ये इनको नहीं पता ये एस्टेब्लिशमेंट की किश्ती में सवार हैं, इनको नहीं पता ये मुस्लिम लीग नून के साथ इक़्तिदार में है, इनको क्या नहीं पता। फॉर्म 47 भूल गए? अच्छा नहीं, तब वो तो कहते हैं हम 45 पे ही हैं, सिंध में तो कोई धांधली नहीं हुई। चले अब समझ आ गई। अच्छा एक मिनट, तो फिर उनको क्या प्रॉब्लम है? आप मेरी बात समझे ना,
वो कहते हैं सिंध में तो पीटीआई का वजूद ही नहीं है, पीटीआई के पास कैंडिडेट ही नहीं है, तो पीपल्स पार्टी को क्या खौफ है। चलो जी, मुस्लिम लीग नून को खौफ है कि यहाँ पीटीआई और उनका ईट खड़का है, बहुत मुकाबला है, वोट बैंक की लड़ाई है। वो कहते हैं पीपल्स पार्टी और पीटीआई की तो कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि सिंध में पीटीआई के पास कैंडिडेट नहीं है, तो वो कहीं वजूद नहीं है, तो फिर अब क्या प्रॉब्लम है। तो लिहाजा मेरा ये ज़ाती तौर पर ख्याल है कि हमारे वो दोस्त जो परसों तक हमें ये दास्तान सुना रहे थे कि देखें आपने अगर पॉलिटिकल मैच्योरिटीज़ देखनी है, सीखनी है, तो पीपल्स पार्टी से सीखें। वो दोस्त जो हमें ये दर्स दे रहे थे कि देखें अगर आपने पॉलिटिक्स सीखनी है तो फिर आप पीपल्स पार्टी से सीखें। मेरा उनसे सवाल है, ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी है और ये पॉलिटिक्स है जो हमने उनसे सीखनी है। ये तरीके इंसाफ के लिए भी एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। वो लोग जो बार बार कहीं ना कहीं मशवरा पीपल्स पार्टी के हवाले से कि इल्हाक कर लिया जाए, आप लोग कहीं ना कहीं उनको मार्जिन दें, उनके साथ आए, बैठे, मिलें, मुज़ाकरात करें, ये पीटीआई को भी समझ में आ गई कि ट्रस्टवर्दी नहीं है। पीपल्स पार्टी, पीटीआई ने तो अभी पीछे ही पीपल्स पार्टी को बड़ा एम्बेरस किया जब पहले ऐलान किया कि कौमी कॉन्फ्रेंस का उनको दावतनामा दिया जाएगा और बाद में कहा नहीं दिया जाएगा। आप मेरी बात सुने, पीटीआई ने आज तक कौन सा पीपल्स पार्टी के साथ कोई अच्छा सलूक किया हुआ है जो हम कहें जी कि जी उस अच्छे सलूक का जवाब नहीं दिया। कोशिशें करने वाले तो कर रहे थे ना, कहने वाले तो आए दाएं बाएं से करने की कोशिश कर रहे थे ना। पीटीआई ने तो आज तक पीपल्स पार्टी के साथ जिंदगी में कभी कोई अच्छा सलूक नहीं किया। आप मेरी बात समझे, ना कोई अच्छी जुबान इस्तेमाल की। ये तो पीपल्स पार्टी ने जेस्चर उनको दिया था, कदम तो पीपल्स पार्टी की तरफ से बढ़ाया गया था, पहले भी था, बाद में भी था, अब भी था। अब एक बात तो ये हो सकती थी कि जितना कदम पीपल्स पार्टी ने बढ़ाया है, तहरीक इंसाफ उसको काफी जानती और गनीमत समझती और जवाब ना देती और कहती देखो यार उन्होंने बड़ा किया है, वो एयरपोर्ट पे आए हैं, उन्होंने अजरक पहनाई है, उन्होंने प्रोटोकॉल दिया है, उनके बस इतना ही बहुत है। वो तो याद रखा जाएगा ऐसा ना तारीख में। एक पंजाब का रवैया और एक सिंध का रवैया। देखिए ना जी, जवाब में इस वक्त तो पीटीआई का अगर आप सोशल मीडिया देखें या उनके लोगों के बयानात देखें तो वो सिंध हुकूमत के खिलाफ फुल थ्रॉटल पे अटैक शुरू किया। उन्होंने कहा कि जो किया है ऐसा गलत। इसका मतलब है जो परसों उनको गुड जेस्चर दिया गया उसका कोई लिहाज नहीं है पीटीआई के पास। वो पानी में बह गया ना सारा। ठीक है ना, वो पानी में बह गया। लेकिन कह रहे हैं कल है, पीर के दिन मुलाकात होगी सीएम केपी और सीएम सिंध की। ये नासिर हुसैन शाह साहब ने पता आज रात जलसा होगा, कल मुलाकात होगी, आज मुलाकात क्यों कैंसिल हुई है। देखिए ना, अब तो लम्हा ब लम्हा सूरत हाल बदल रही है। वापस आ जाएंगे कल, कभी खुशी, कभी गम, कभी दोस्ती, कभी दुश्मनी। पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान तो सिंध में एक मैच चल रहा है और उस मैच में वो ये कह रहे हैं कि किसी लम्हे दोस्ती नजर आती है, किसी लम्हे दुश्मनी नजर आती है। किसी में लम्हे लगता है कि पीपल्स पार्टी दीदा और दिल फरशे रहा है, अगले लम्हे पीपल्स पार्टी माथे पे आंखें रख लेती है और पुलिस का क्रैकडाउन शुरू करा देती है। तो वो कहते हैं कि ये समझ नहीं आती कि सिंध के वजीरों की जुबान और है, सिंध की पुलिस की जुबान और है। ये पुलिस कौन कंट्रोल कर रहा है और सिंध की हुकूमत कौन कंट्रोल कर रही है। क्या जो वजीर आया था उसके पास कंट्रोल में सिंध की पुलिस है या नहीं है। तो एक बहुत सारे सवालात जो हैं वो एक मौजूद। देखें ना, सुहेल अफरीदी की हैदराबाद बार से मुलाकात मनसूख हुई। सुहेल अफरीदी की ताजरों से और सनतकारों से मुलाकात मनसूख हुई। फ्लाइट्स बार बार अच्छा, उसके बाद मेरा मतलब है कि ये सिग्नल काफी था कि सुहेल अफरीदी से कोई इतना मुलाकात को वेलकम नहीं किया जा रहा। तो पीपल्स पार्टी को ये सब कुछ नजर आ रहा था या नहीं आ रहा था, वो अपनी जगह है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हैदराबाद में भी कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं निकले सुहेल अफरीदी के लिए। कोई ऐसा नहीं है कि हम कहें कि हैदराबाद में हजारों लाखों लोग जो थे वो सड़कों पे थे सुहेल अफरीदी के लिए। और आज जब वो बागे जिन्ना के लिए जा रहे थे तब भी कोई हजारों लोगों का काफिला उनके साथ नहीं था। तो मेरा जाती तौर पे ख्याल है कि कोई ये तो नहीं मैं कह सकता कि जी अवाम के खौफ से जलसा मनसूख कर दिया गया है। मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि मेरा मतलब है कि लोग बड़ी तादाद में निकल आए थे। फिर देखिए, जब लोग निकल आए फिर तो जलसा रुक ही नहीं सकता। जलसा करने ही नहीं दिया गया तो जलसा होगा कहाँ। लोग आ जाएं तो जलसा रोका ही नहीं जा सकता। मेरा तो पहले दिन लोगों के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी जाए तो लोग निकले कहाँ। जब हजारों लोग आ जाएं तो कोई रुकावट नहीं। कुछ जगह मैंने देखा है कंटेनर लोगों ने उठा के साइड पे फेंके हैं कराची में,
जहां लोगों ने, अब तो मैंने कुछ जगह पुलिस और लोगों के दरमियान पथराव की खबरें भी सुनी हैं। अब कल तक आप कह रहे थे गमला नहीं टूटा, आज पथराव भी है जो सिंध में हमें नजर आ रहा है पुलिस और उनके दरमियान। तो सिचुएशन काफी डाइवर्स है और बदलती जा रही है। सोहेल अफरीदी के दौरा से कराची के हवाले से आज आखिरी दिन है, कल उन्होंने वापस जाना है, लेकिन कि अब कल तक उनके हालात क्या होते हैं, आज रात हमारे शो के बाद क्या होता है और मज़ार कायद पर क्या होता है, लोग कितने होते हैं, वो कहाँ पहुंचते हैं, कितनी तकरीर कर पाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए ही जो उन्होंने पैगाम दिए, नहीं स्टेज वहाँ बन नहीं सका है, फिर उसके बाद होना क्या है। तो ये सब चीज़ें अपनी जगह अपनी जगह मौजूद है, सवाल बड़े खड़े कर रही हैं, लेकिन सिंध हुकूमत ऐसे में खामोश ही रहेगी या फिर फौरी एक्शन में आके कुछ ना कुछ जज्बाती फैसला करेगी, ये भी अभी कबल अज़ वक्त है कहना। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद डिस्कस करेंगे 9 मई वाक़यात के हवाले से पेशावर में जो रेडियो स्टेशन पर हमले की रिपोर्ट है वो क्या कहती है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। 9 मई रेडियो पाकिस्तान केस फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट अदालत में पेश हुई और 9 मई वाक़यात में सोहेल अफरीदी के साथ साथ दीगर की मौजूदगी की तस्दीक भी हुई है। मुज़म्मिल साहब, रेडियो पाकिस्तान पेशावर वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी गई है, क्या वाक़या क्या है? टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है इस केस की। देखिए 9 मई का जब वाक़यात हुए थे तो पेशावर में जो रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग थी उस पर हमला हुआ था, उसको आग लगाई गई थी, उसको नुकसान पहुँचाया गया था। अब सूरत हाल ये है कि वो आग किसने लगाई, कौन उसके जिम्मेदार हैं और उनको सज़ा देने की बात है। अब पीटीआई की अपनी हुकूमत है केपी में और एक अमूमी इल्ज़ाम यह है कि वो पीटीआई के लोगों ने किया था। तो अब उसके ऊपर वहाँ पे प्रोसिक्यूशन में मसाइल तो हैं, क्योंकि प्रोसिक्यूशन काफ़ी हद तक गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, तफ्तीश भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है और प्रोसिक्यूशन भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर की तहकीकात की जो वाक़े की तहकीकात के लिए एक खसूसी कमेटी जो है वो तश्कील दी 15 दिसंबर 2025 को। वैसे तो मैंने ट्रायल काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है और ये तहकीकात का फ़ैसला सूबाई असम्बली के इजलास में हुआ और ये 15 रुकनी कमेटी जो है जिसमें हुकूमत और अपोजिशन के अरकान हैं, इन पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई जिसने रेडियो पाकिस्तान पेशावर में 9 मई के वाक़े की तहकीकात करनी थी और ये तहकीकात उन्होंने अपनी केपी असम्बली में रिपोर्ट पेश करनी थी। वैसे तो ये अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसे किसी वाक़े की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटियों की कोई रिवायत मौजूद नहीं है। हमने कभी नहीं देखा कि किसी क्रिमिनल एक्ट की तहकीकात के लिए आपने अरकान असम्बली पर मुश्तमिल कमेटी बनाई हो। ये इनका काम तफ्तीश करना नहीं होता। ये कहीं किसी पुलिस अफसर को किसी तफ्तीश को बुलाकर देखते तो हैं, लेकिन वो भी कानूनी नहीं है। लेकिन आज खुद तफ्तीश करना अरकान असम्बली का काम नहीं है। लेकिन केपी असम्बली ने ये एक कमेटी बनाई और इसकी तफ्तीश अभी तक सामने नहीं आई। अब दूसरी सूरत ये थी कि पेशावर की जो पुलिस है उसने पंजाब की फोरेंसिक लैब को वो तमाम वीडियोस भेज दी जो 9 मई के रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर हमले की वीडियोस थी। क्योंकि केपी में कोई फोरेंसिक लैब नहीं है और आपको पता है इतने अरसे से पीटीआई की केपी में हुकूमत है, लेकिन वो आज तक वहाँ पर फोरेंसिक लैब नहीं बना सके। ये फोरेंसिक लैब जो है ये छोटे छोटे कत्ल के वाक़यात और दीगर जो क्रिमिनल एक्ट है उसमें भी फोरेंसिक लैब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये क्राइम सीन को प्रिजर्व करती है, लोगों के मोबाइल डेटास को देखती है, क्राइम सीन से फिंगरप्रिंट्स वगैरह को देखती है, डीएनए मैच करती है, रेप केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन केपी में कोई फोरेंसिक लैब मौजूद नहीं है। हालांकि 2013 से पीटीआई की केपी में हुकूमत है, लेकिन उन्होंने आज तक वहाँ पे फोरेंसिक लैब नहीं बनाई है। लिहाजा उन्होंने पंजाब की फोरेंसिक लैब से ही मदद लेते हैं और उन्होंने पंजाब की फोरेंसिक लैब को ये वीडियोस असेस करने के लिए भेजी कि ये असली हैं कि झूठी हैं। सीएम केपी के खिलाफ मजीद आपको केस बनता नजर आ रहा है? बड़ा वो तमाम वीडियोस जब पंजाब की फोरेंसिक लैब को भेजी तो पंजाब की फोरेंसिक लैब ने पेशावर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, जिसमें रेडियो पाकिस्तान पेशावर की बिल्डिंग पर हमले का केस है, वहाँ पे अपनी फोरेंसिक रिपोर्ट अब जमा कराई है।
उस फोरेंसिक रिपोर्ट में वज़ीर आला सोहेल अफरीदी, साबिक सूबाई वज़रा कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा और पीटीआई पेशावर के सदर इरफान सलीम जो अब सेनेटर हो चुके हैं, और उनकी इस वीडियोस में तस्दीक हुई है। और ये भी है कि उन्होंने वीडियोस को वैलिडेट किया है कि ये कोई टेम्पर्ड वीडियोस नहीं है, ये फोर्स्ड एआई वीडियोस नहीं है। लेकिन टेक्निकल बात ये है कि ये वीडियोस जो हैं ये जेन्युइन वीडियोस हैं और ये लोग वाकई ही मौका वारदात पर मौजूद थे जब पेशावर रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग पर हमला हुआ। इनकी मौके पर मौजूदगी की इन वीडियो से तस्दीक हुई है। तो ये टेक्निकल एक सूरत हाल है जो इसके मेरे ख्याल में ये जो फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट है ये अदालत के सामने आएगी और फिर प्रोसिक्यूशन उसको ओन करती है या डिसोन करती है। अब केपी गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या व्यू लेती है। लेकिन ये फोरेंसिक लैब को केपी की पुलिस ने ही भेजा था और अब रिपोर्ट ख़िलाफ़ आ गई है तो वो एक अलग बात है। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि जो केपी में 9 मई के मुकदमात हैं उनमें से बहुत सारे तो पुलिस ने खारिज कर दिए हुए हैं और बहुत सारों पर पुलिस ने जो है प्रोसिक्यूशन नहीं की है और वहाँ पर जो मुकदमात हैं वो आगे नहीं बढ़ सके क्योंकि केपी में पीटीआई की हुकूमत थी, उसने अपने मुकदमात ख़त्म किए हैं। सिर्फ ये रेडियो पाकिस्तान वाला जो मुकदमा है ये एक टेस्ट केस ज़रूर बना हुआ है। इसके अलावा पंजाब असम्बली हंगामा राय केस में भी तहकीकात अब होने जा रही हैं, वो भी ये तरीके इंसाफ के लिए कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसमें देखें कोई क्राइम तो हुआ नहीं है, बदनज़मी हुई है। वो भी तरीके इंसाफ पे उसका मलबा डाल दिया जाएगा ना? नहीं, वो एक बदनज़मी का केस है, वो कोई जुर्म का मुजरमाना केस तो नहीं है। वो एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, वो एक आप कह सकते हैं कि एक दूसरे पर पॉइंट स्कोरिंग का मामला है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके नतीजे में कोई ज़्यादा कार्रवाई हो सकती है। ज़रूर कराची में हालात ज़रूर ख़िलाफ़ हैं, वहाँ पर शेलिंग भी हुई है, वहाँ पर लोगों को पथराव भी हुआ है, वहाँ पर कानून ज़रूर हरकत में आया है, तो वहाँ पर ज़रूर मसाइल होंगे कराची में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई पंजाब असम्बली वाले मामले पे कोई एफआईआर हो सकती है या कुछ हो सकती है। कराची वाले मामले पर ज़रूर मैं देखता हूँ कि हालात ख़राब हैं। अब ये जो रेडियो पाकिस्तान पेशावर वाला मामला है ये ज़रूर सेंसिटिव होता जाएगा पीटीआई के लिए और ये वज़ीर आला सोहेल अफरीदी के लिए। बहुत सारे लोगों की ये भी राय है कि ये इस मौके पर फोरेंसिक की रिपोर्ट सामने आने का मतलब है कि आप उनको दबाव में लाना चाहते हैं और टेक्निकल बात यह है कि आप सीएम केपीके को दबाव में लाना चाहते हैं, उनकी स्ट्रीट मूवमेंट से खौफजदा हो गए हैं। और एक राय ये है कि रूटीन में आपने फोरेंसिक को रिपोर्ट भेजी हुई थी वीडियोज़, वो रिपोर्ट आनी थी, आप फोरेंसिक के लिए ना भेजते, आपने जब भेज दी थी तो फिर उनकी रिपोर्ट तो आनी थी, ये तो भेजने से पहले सोचना चाहिए था। तो ये दोनों साइड्स ऑफ द वर्जन है। लेकिन आप टाइमिंग पर तो ज़रूर सवाल उठा सकते हैं कि उसी दिन आई है। मैंने बिल्कुल आगाज में यही पूछा कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कराची में मेरा मौजूद है। मेरा ख्याल है कि ये रिपोर्ट ड्यू थी, ये आनी थी, इसी को फोर्सी करते हुए केपी तो उन्होंने तो पहले प्रेडिक्ट किया हुआ है कि मंशियात से रिलेटेड भी मेरे पे केसेस बनाने की कोशिश की गई, दीगर केसेस बनाने की कोशिश भी की जाएगी, लेकिन मैं डरता नहीं। जिस इलाके से हैं वहाँ मंशियात तो बहुत है। दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि पीटीआई को इसका बहुत ख़तरा था, इसीलिए केपी असम्बली ने एक कमेटी भी बनाई, वरना और किसी मामले पर तो नहीं बनाई। और टेक्निकल बात यह है कि 9 मई के हवाले से केपी की पीटीआई हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने की रिक्वेस्ट की थी जिसे अदलिया ने रद्द कर दिया था और उन्होंने कहा था इस पर कोई जुडिशल कमीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसका ओपन अदालत में ट्रायल होने दें। मेरे ख्याल में ये ट्रायल जो रेडियो पाकिस्तान पेशावर वाला है ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा और इसमें अब सोहेल अफरीदी साहब पे क्या फ़र्द जुर्म आयद होती है और क्या पेशावर में ही जहाँ उनकी अपनी हुकूमत है वहीं उनका ट्रायल होगा, ये क्या होगा आगे जाके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं या फिर कुछ भी नहीं होगा, ये भी काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं इस हवाले से। चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़श्ता कुछ दिनों से जैसे ही हमने बार बार तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की गूंज सुनी है, वैसे ही एक और ख़बर भी सुनी है मुज़म्मिल साहब। उस खबर की तस्दीक आपसे बहुत ज़रूरी है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर थे तो सही, लेकिन अब नहीं। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट अब उस तरह से एक दूसरे के करीब नहीं है जैसे पहले थे और इसका फ़ायदा कोई भी तीसरी सियासी जमात उठा सकती है।
मैं समझता हूँ कि ये कुछ सहाफ़ियों ने ये खबरें दी हैं और बाद में उन्होंने इन खबरों से रजू भी किया है। पहले दी हैं और फिर रजू किया है, कुछ होता फिर खुद है ही तो अपनी खबर खबरों बनती की है। वजाहत भी दी है। नहीं, हाँ। मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या सराइयों से ज़्यादा कुछ नहीं है। कोई वंडर बॉय की भी बात की जा रही थी, फिर उससे भी रजू किया गया। मुझे इस वक्त हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात बेहतरीन नज़र आते हैं। मुझे अभी कॉन्टीन्यूटी नज़र आती है, मुझे तसलसल नज़र आता है। मुझे CDF जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के बेहतरीन ताल्लुकात नज़र आते हैं। बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे हैं कि जी कोई एक दो वज़ीरों का मसला है, उन्हें आगे करना है पीछे करना है। मुझे नहीं लगता ऐसी भी कोई सूरत हाल है। मुझे लगता है खजाना की तरफ शायद आपका इशारा है। हाँ, नहीं, पर मुझे नहीं लगता। मेरे ख्याल में इकनॉमिक साइड की जो परफॉर्मेंस है वो ठीक है। मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान ने इकनॉमिक फ्रंट पर मुश्किल दौर गुजारना था वो गुजारा है और फाइनेंस मिनिस्टर ने वो मुश्किल दौर जो है उससे पाकिस्तान को सेल आउट कराया है, बाहर लेकर आए हैं। IMF के पैकेज को भी मुकम्मल कराया है, उनकी किस्तें भी कराई हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में महंगाई को भी कंट्रोल किया गया है। आपने फॉरेन रिजर्व्स को भी बेहतर किया है, आपकी तरसीलात ज़र भी बेहतर हुई हैं। मतलब ये ज़रूर है कि आप कह सकते हैं कि जी स्काई इज़ द लिमिट और अच्छी कारकर्दगी का कोई एंड नहीं है। आप किसी भी कारकर्दगी के जवाब में ये कह सकते हैं कि इससे बेहतर हो सकती थी। लेकिन मेरे ख्याल में लोगों ने कंपेयर करना है 2022 से, जहाँ से मौजूदा वज़ीर ख़जाना ने टेक ओवर किया है। यहाँ आपने कंपेयर करना है 2024 में जब यह हुकूमत आई 8 फरवरी के बाद, उस वक्त क्या हालात थे और वो कहाँ से PDM की गवर्नमेंट से ऑनवर्ड तरीके आने के बाद आप इमरान खान की गवर्नमेंट से भी देख लें 2018-2022 से कि वो कहाँ छोड़ के गए पाकिस्तान को। वो IMF का मुआहदा तोड़कर छोड़ के गए। उन्होंने IMF की डील तोड़ दी थी जाने से पहले। वो पाकिस्तान को एक भंवर माशी तौर पर एक भंवर में छोड़ कर गए। वो उन्होंने ख़ुद IMF से एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, जाती दफ़ा वो उसको तोड़ गए थे और उसकी वजह से पाकिस्तान एक मुश्किल में फंस गया। आपको पता है जब उनके खिलाफ अदम एतमाद आई तो उन्होंने एक सुबह बिजली भी सस्ती कर दी, पेट्रोल भी सस्ता कर दिया, जबकि उनका IMF से मुआहदा था। सिर्फ इसलिए कि चूँकि उनके खिलाफ अदम एतमाद आ गई थी तो उन्होंने सोचा वोट बैंक की सियासत करनी चाहिए, तो वहाँ से पाकिस्तान माशी भंवर में फंसा। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने माशी तौर पे एक बहुत का सफ़र ऐसा किया है जिसे आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। शहबाज शरीफ और उनकी जो इकनॉमिक टीम है, उनकी जो कारकर्दगी है उसको दुनिया सराह रही है कि पाकिस्तान बहरान से इस्तेहकाम तक पहुंच गया है। अब पाकिस्तान एक इकोनॉमिकली सस्टेन कर गया है। अब कोई आज डिफ़ॉल्ट की कहानी नहीं, वरना हमारे यहाँ तो आपको पता रोज़ डिफ़ॉल्ट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, रोज़ डिफ़ॉल्ट पर टॉक शोज होते थे कि डिफ़ॉल्ट हो गए। एक स्टेज ऐसी मिनिस्टर्स की थी स्टेटमेंट्स इस हवाले से क्लियर थी ना, खरासर साहब की भी तो स्टेटमेंट थी इस पर, सबकी थी। तो और दूसरी बात यह है कि वो भी कहते थे पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। आपको पता है PTI वो भी कहते थे कि डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। वो एक शब्बर जैदी साहब थे, वो कहते हैं टेक्निकल डिफ़ॉल्ट हो चुका है पाकिस्तान का। हालात बेहतर तो नहीं थे ना, अच्छा, लेकिन वहाँ से हालात, आज तो कोई डिफ़ॉल्ट की बात नहीं कर रहा। आज तो पाकिस्तान के रिजर्व्स भी बेहतर हो रहे हैं। आज पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेज हैं वो भी बेहतर हुई हैं। पाकिस्तान की ट्रेड सरप्लस रहा है पिछले साल सारा, और पाकिस्तान ने अपनी इकॉनमी को काफ़ी बेहतर किया है। तो मेरा रुपए की कदर को कंट्रोल किया है। लोग कह रहे थे डॉलर 400 पे चला जाएगा। आज देखें ना ईरान में जो हालात हैं वो डॉलर की कदर की वजह से है ना। ईरानी करेंसी डिवैल्यू हुई है। उसके मुहर्रिकात क्या थे? अमेरिका इसमें कितना इन्वॉल्व है? करेंसी कैसे डिवैल्यू हुई? मतलब साहब इसकी भी तो बात करनी जरूरी है ना। एक स्टेज थी इन्फ्लेशन, पाकिस्तान अमेरिका ने किया है सब कुछ। सर ये मैं नहीं कहता अमेरिका ने की, भी आपकी अमेरिका से लड़ाई है, अमेरिका ने आप पर पाबंदियां लगा दी। आज अमेरिका की इंडिया से लड़ाई है, अमेरिका ने इंडिया पर टैरिफ लगा दिया। आपकी सुलह होगी तो वो ठीक है आपसे, मतलब आप ये चाहते हैं एक सुपर पावर है और वो आपको आंखें दिखाए किसी आप भी ये गलत चाहते हैं कि तो आपकी उनसे लड़ाई भी हो और वो आपको माशी तौर पर रिलीफ भी दें। ये तो नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ दुनिया की किसी इकोनॉमी में ऐसे नहीं हो सकता। और दीगर ममालिक से तिजारत पर पाबंदियां भी आयद कर दी जाएं, तो उसके रास्ते बना के ममालिक पर कंट्रोल कर लिया जाए। पाबंदियों को नजरअंदाज करके कर लें तिजारत। अमेरिका तो यही कहते हैं ना, जो तिजारत करेगा मैं उससे भी नहीं करूंगा। ये अब देखें ना, ये ईरान रशियन ऑयल पर भी है।
इंडिया रशियन ऑयल ले रहा है, उसने इंडिया पर टैरिफ लगाया हुआ। इस पर करते हैं बात, लेकिन मोहम्मद साहब आपके मुताबिक अभी एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट सेम पेज पे हैं? मुझे लगता है सेम पेज पर हैं। मुझे नहीं लगता कोई कैबिनेट में चेंज हो रही है। मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिसी पर इख्तलाफ है। मुझे नहीं लगता कोई कारकर्दगी पर इख्तलाफ है। मेरे राय में जो एस्टेब्लिशमेंट है वो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी को बहुत कदर की निगाह से देखती है। उनके ख्याल में पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने में मौजूद शहबाज शरीफ और उसकी टीम ने बहुत काम किया है। और पीपल्स पार्टी के हवाले से भी तो खबरें थी ना कि पीपल्स पार्टी को भी इक़्तिदार दिया जाएगा, और नहीं, मुझे ऐसा कुछ नजर आधा टेन्योर, मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। ऐसा ये जो बहुत सारे दोस्तों ने कहा जी 6 माह का टाइम है, ये है वो है, नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। 2029 तक ये यही टीम खेलेगी, यही एस्टेब्लिशमेंट और यही हुकूमत। अच्छा, मुझे अभी कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। बहुत सारे लोग नहीं वजीर खजाना बदल रहे हैं, मुझे नहीं लगता। लेकिन सियासत में कुछ भी हतमी नहीं है, फिलहाल का एनालिसिस आपका यही है, लेकिन सियासत पे तो जाहिर है कुछ भी हतमी नहीं है। लेकिन आज की सूरत हाल में जब मैं और आप बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। मुझे कैबिनेट में तब्दीली भी नजर नहीं आ रही है। तो ये कौन अफवाहें उड़ाने की कोशिश कर रहा था या गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहा था? चलिए इसी पर बात कर लेते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में ये काइट फ्लाइंग थी। मुझे नहीं लगता या चेक करने के लिए कोई सिचुएशन। हमारे यहाँ आपको पता है ना, जब कोई खबर ना हो तो फिर खबर बना भी ली जाती है। तो वो जिन्होंने वंडर बॉय की खबर दी है, उन्होंने कहा कि कुछ खबरें इसलिए भी दी जाती हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता। मेरे ख्याल में खबर तो फैक्ट्स पर मबनी होनी चाहिए। और किसी वंडर बॉय की कोई तलाश नहीं हो रही, कोई प्राइम मिनिस्टर की तब्दीली की बात नहीं है, कोई कैबिनेट की तब्दीली की बात नहीं है। फिलहाल यही सिस्टम चलना है, यही इसी हुकूमत ने चलना है। एस्टेब्लिशमेंट और यही हुकूमत यही 2029 तक चलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ईरान की बात करते हैं मुजम्मिल साहब। ईरान और अमेरिका, इजराइल आमने सामने है, मद्दे मुकाबिल हैं, और अमरीकी अखबार का दावा ये है कि किसी भी वक्त अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। ट्रंप इंतजामिया फौजी कार्रवाई पर संजीदगी से गौर कर रही है, उसके बरक्स ईरान भी तैयार है। 2000 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हो सकता है। मैंने पिछले 24 घंटे में चेक किया है, कल के दिन में कोई खास मुजाहरे नहीं हुए। आज इतवार को भी कोई खास मुजाहरे नहीं हुए हैं। हालात नॉर्मल हो रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग हुकूमत के हक में भी ईरान में निकले। मेरे ख्याल में हालात जो हैं बतदरीज जो है नॉर्मल होते जा रहे हैं। कोई जो वो कह रहे थे ना कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे अगले 24-48 घंटे में, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है ना। पिछले 24 घंटे में मुजाहिरों की शिद्दत में कमी आई है, मुजाहिरों की तादाद में कमी आई है, और मुझे लगता है जो राइट्स हो रहे थे उनमें भी कमी आई है। ये ज़रूर है कि गवर्नमेंट ने सख्ती भी की है, ईरानियन गवर्नमेंट ने, इंटरनेट का ब्लैकआउट इनकलाब ने भी बहुत सख्ती की, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लोग जान से भी पकड़े गए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इस वक्त कोई ईरान पर हमला करने, अगर हमला इस पोजीशन में नहीं है, या फिर सूरत हाल कुछ और कि मतलब कुछ वेट भी किया जा सकता है, क्योंकि एक एडवेंचर पहले देखा जा चुका। वेनेजुएला की सूरत हाल हमारे सामने है, जो चाहता था अमेरिका वो नहीं कर सका बेसिकली वहां पर भी। वेनेजुएला में ऑब्वियसली नहीं, बात तो उन्होंने जो चाहा कर लिया, वो सारा ऑयल उनके कब्जे में आ गया है। जो मौजूदा वेनेजुएला की गवर्नमेंट है वो अमेरिका के आगे सरनगू है। अमेरिकन ऑयल वहाँ पे भी प्रोटेस्ट है, वहाँ की गवर्नमेंट भी सोच रही है, वहाँ के जितनी गवर्नमेंट है वो साथ दे रही है अमेरिका की, वो कौन सा कह रहे हैं कि साथ नहीं दे रही। यूं समझ ले कि उनकी आवाम फिलहाल अभी उस गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के तैयार है। कराकस में नहीं नजर आए हैं, इतने पॉपुलर नहीं निकले मदरों के। आप कहें कि कराकस पूरा जाम हो गया है, बट अमेरिका उस पोजीशन में भी नहीं है। टेक्निकल बात यह है कि वहाँ हालात काफ़ी उस तरह ख़राब नहीं हुए जिसकी तवक्को की जा रही थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ईरान पर फिलहाल मुझे कोई हमले की सूरत हाल नज़र नहीं आती जो कल तक थी। उसकी वजह है कि एक राय ये भी पैदा हुई है कि ईरान माशी तौर पर जिस दलदल में धंस रहा है, माशी पाबंदियों की वजह से, अमेरिका की इकोनॉमिक सैंक्शंस की वजह से, उसकी वजह से ईरान इकोनॉमिकली कोलैप्स होने के करीब जा रहा है। चाइना की खामोश स्ट्रैटेजी क्या देखते हैं आप इस हवाले से? देखें, चाइना को ईरान को इस इकोनॉमिक भंवर में से निकालने की पोजीशन में नहीं है।
चाइना तो पाकिस्तान को इकोनॉमिक भंवर में से निकालने की पोजीशन में नहीं था, हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ा था, उनकी शराइत माननी पड़ी थी। हमने कोई ऐसा नहीं था कि हम चाइना के पास जाके हमने आईएमएफ को खुदा हाफिज कह दिया था और हमें आईएमएफ की कोई ज़रूरत ही नहीं रही थी, हम चाइना से ही डील कर लेते। ऐसा नहीं हो सका था। पाकिस्तान की एग्जाम्पल आपके सामने है। हमें बिलाखिर लेकिन पाकिस्तान और ईरान की सूरत आपको नहीं लग रहा थोड़ी मुख्तलिफ लग रही है? चाइना, रशिया, ईरान, साउथ अफ्रीका का अलायंस मुझे नहीं लगता कि ईरान, चाइना के अपने इंटरेस्ट हैं यूएस के साथ। चाइना वेनेजुएला के, देखें चाइना ईरान से ज्यादा वेनेजुएला से तेल ले रहा था। उसके लिए चाइना ने $100 बिलियन वेनेजुएला में इन्वेस्ट किया हुआ था। अगर वो वेनेजुएला के लिए नहीं लड़ा तो वो ईरान के लिए तो बिल्कुल नहीं लड़ेगा। मैं आपको बड़ी सिंपल बात बता दूं, अगर उनकी स्ट्रैटेजी को हम चैलेंज नहीं कर सकते चाइनीज की। उनकी स्ट्रैटेजी है इस वक्त अमेरिका से ना लड़ना, लेकिन ईरान से पीछे भी नहीं हट रहे वो। नहीं, देखें उनको अगर सस्ता तेल मिल रहा होगा वो लेंगे, नहीं मिल रहा होगा नहीं लेंगे। वो एक हद तक जरूर डील करते हैं और जब जहां उनकी अमेरिका से लड़ाई होने लगे वहां वो पीछे। चाइना अगर पीछे खड़ा हो ईरान के तो आप सिचुएशन क्या देख रहे हैं? आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हैं अमेरिका के साथ कि वो ईरान की मदद को आ जाएगा। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि अमेरिका, जब लास्ट टाइम इजराइल ने ईरान को 12 दिन की इजराइल और ईरान की जंग छिड़ी थी तो अमेरिका को इस तरह से सालिसी करना पड़ी और हालात नॉर्मलाइज करना पड़े, तब तो हम तो ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हमें तो था कि सफाई हस्ती से ईरान मिट जाएगा, इजराइल का आयरन डोम कुछ भी नहीं, कोई उन्होंने पता नहीं हिला सकता। ईरान की कामयाबी थी कि उसके मिसाइल्स ने आयरन डोम को तोड़ा, पेनिट्रेट किया और उसके मिसाइल्स इसराइल तक पहुंचे। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि ईरान के एटॉमिक प्लांट जो प्रोग्राम है उसमें अभी तक एटम बम तो नहीं बन सका है। अभी तक वो कोई एटमी धमाका तो जो 24 से 48 घंटे का उन्होंने कहा था, लेकिन नहीं, वो ये लोग कहते हैं 10-10 साल से वो अमेरिकन, चाइनीज, ईरानी बात कर रहे हैं। लेकिन बट इस दफा की तैयारी उनकी और है। नहीं, मेरे ख्याल में वो दूर है, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो बॉम्ब बना सकें और वो यूरेनियम को वहाँ तक एनरिच नहीं कर सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे ईरान पर इसराइल या अमेरिका के हमले की अभी कोई वाज़ेह हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही। ये इंतज़ार किया जाएगा अगले 6 महीने कि वो और इकोनॉमिकली कोलैप्स कर लें और रेजिम चेंज हो जाए। और ईरान के अंदर जो अनरेस्ट है, एक माशी तौर पर जो ईरान के अंदर अनरेस्ट है, वहाँ डॉलर की कदर बढ़ने से, महंगाई की वजह वहाँ महंगाई की वजह से इसी को बढ़ाया जाए और डॉलर की कदर में इजाफा किया जाए, सैंक्शंस और बढ़ाई जाएं, वहाँ पर महंगाई और इस सैंक्शंस की वजह से होने दी जाए ताकि वहाँ के लोग खुद ही उस हुकूमत के ख़िलाफ़ हो जाएं और अमेरिका और इसराइल को कुछ ना करना पड़े। देखिए वहाँ की जो जेनजी है वो चाहती है कि उसके लिए ईरान के दरवाजे दुनिया के लिए खुलें, लिबर्टी चाहती है, लिबर्टी चाहती है। वहाँ हमने लड़कियों का एहतजाज भी साल पहले देखा था, वो भी आज़ादी चाह रही थी। वहाँ अब जेनजी का एहतजाज, तो लोग माशी तौर पे देखें वहाँ बेरोज़गारी बढ़ रही है, वहाँ चीज़ें ख़राब हैं माशी। एक हुकूमत का पहला काम अपने लोगों के लिए एक अच्छी मईशत बनाना है। पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट का भी काम है यहाँ महंगाई कम करे, माशी तौर पे पाकिस्तान, देखिए ना अगर आज हमारे यहाँ डॉलर 450 रुपये का हो गया होता तो क्या होता? हम लोग इस हुकूमत को बुरा भला कह रहे होते। डॉलर को बहरहाल इन्होंने पिछले 1-1.5 साल से 280 रुपये पर रोका तो हुआ है ना पाकिस्तान। मुज़म्मिल साहब, हम डेमोक्रेसी का बहाना बना के या अमेरिका डेमोक्रेसी का बहाना बना के किसी भी मुल्क में इस तरह से रजीम चेंज करके आपको लगता है कि नहीं, मेरे ख्याल में बाहर से नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर वहाँ के अपने लोग ये हुकूमत के खिलाफ हो जाए तो क्या किया जाए? लेकिन लोगों का भी तो अपनी हुकूमत से मुतमिन होना बहुत ज़रूरी है ना। हमने देखा ढाका में क्या हुआ, काठमांडू में क्या हुआ, कोलंबो में क्या हुआ। लोग अपनी हुकूमत से जब खुद ही सेटिस्फाइड ना हो और वो अपनी हुकूमत को खुद ही बदलना चाहें और वो सड़कों पे आ जाएं तो आप इसका मलबा किसी और मुल्क पर तो नहीं डाल सकते ना। वहाँ के लोग भी तो आपसे एक हुकूमत का पहला काम यह है कि उसके लोग उससे सेटिस्फाइड हो, उसके लोग उससे मुतमिन हो, उसके लोग उसकी कारकर्दगी से मुतमिन हो। पहला काम उसका अपनी अवाम की फलाह है। आप ये तो नहीं कह सकते कि आप किसी फॉरेन एजेंडे की बुनियाद पर आप अपने लोगों का माशी कत्ल करते जाएं और लोगों को कहें कि आप माशी तौर पर कत्ल होते जाएं। लोग अनरेस्ट आता है। इसकी भी तो मेरे ख्याल में ईरान की जो भी रजीम है उसका पहला काम तो वहाँ के लोगों की फलाह है। तो रिजीम चेंज के बाद ये सारे वादे पूरे कर देगा अमेरिका? ये मुझे नहीं, अमेरिका ने क्यों पूरा करना है? जो ईरान में नई गवर्नमेंट आएगी वो अपनी पॉलिसी बनाएगी। अमेरिका तो ईरान में हुकूमत नहीं बनाएगा। सवाल यह है कि मौजूदा हुकूमत ईरान के अवाम के मसाइल हल कर पा रही है? नहीं कर पा रही।
और जो दूसरी हुकूमत आएगी क्या वो कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। ये उसको अमेरिका की आशीर्वाद होगी तो ये देखा जाएगा। अभी तो देखे ना जी, पिछली दफा अहमदी नजाद इलेक्शन लड़ना चाहते थे, उन्हें खामनाई ने इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी। तो हो सकता है कोई अंदर से ही ऐसा लीडर उभर आए जो उस सारी को चेंज को लेकर आगे चल पड़ सके। बिल्कुल ठीक बहुत सा जो मौजूदा ईरानी सदर हैं उनके और खामनाई के तल्लुकात भी अच्छे नहीं नजर आ रहे। वो भी कह रहे हैं इतनी हार्ड पॉलिसीज नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मसाइल तो हैं और देखते हैं आने वाले दिनों में ये कहाँ जाते हैं मसाइल। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब आपका। इसी के साथ नाज़रीन मुझे सना नकवी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।